रेनेगेड इमोर्टल चैप्टर 641। हेलो, वेलकम बैक टू माय चैनल बुक्स विद एआर। वांगलिन की पुतलियां फौरन सुकड़ गईं और उसने नीचे अपने बैग ऑफ होल्डिंग को देखा। उसने अपने डिवाइन सेंस का एक हिस्सा बैग ऑफ होल्डिंग में दाखिल करने के लिए तकसीम किया और देखा कि सुजाकू पर मिलने वाला पुरअसरार स्क्रोल खुद ब खुद खुल गया था। स्क्रॉल से एक वायलेट रोशनी आ रही थी जिसने एक औरत का साया बनाया। ये साया इंतहाई खूबसूरत था। उसकी पीठ वांगलिंग की तरफ थी और ऐसा लग रहा था जैसे वो आहिस्ता से सरगोशी कर रही हो। नीचे जाओ। वांगलिन स्क्रॉल के अंदर मौजूद इस खूबसूरत साए से ना वाकिफ नहीं था। वापस प्लैनेट सुजाकू पर जब उसे तीसरे अनसेस्टर के छोड़े गए दरिंदों का सामना करना पड़ा था, तो स्क्रॉल के अंदर से ये साया नमूदार हुआ था और उन दरिंदों को कंट्रोल कर लिया था। वांगलिन हमेशा इस स्क्रॉल के बारे में उलझन का शिकार रहा था। असेंडेंट स्टेज पर पहुंचने के फौरन बाद जब वो सोल रिफाइनिंग ट्राइब में था तो उसने स्क्रॉल निकाला था, लेकिन कोई कामयाबी नहीं मिली थी। अगरचे वो स्क्रॉल पर निशान छोड़ सकता था, लेकिन वो इसे कंट्रोल नहीं कर सकता था। इस लम्हे स्क्रॉल में मौजूद साया एक बार फिर नमूदार हुआ। वांगलिन ने डिवाइन सेंस का पैगाम भेजा। इस गहरे गड्ढे में नीचे जाऊं? साई ने दोबारा आहिस्ता से सरगोशी की। नीचे जाओ। वांगलिन की आंखें रोशन हो गईं और उसने अपना डिवाइन सेंस वापस ले लिया। उसने नीचे गहरे गड्ढे को देखा। गड्ढा मुकम्मल तौर पर तारीक था और वो सिर्फ अंधेरा ही देख सकता था। कुछ देर सोचने के बाद वांगलिन ने अपनी नज़र वापस ली और जू यी के पीछे चला। गहरे गड्ढे के अंदर ऐसी कोई चीज़ हो सकती है जिसका ताल्लुक स्क्रॉल से हो? वांगलिन सोचते हुए जू यी को पीछा करता रहा। सामने से जू यी की आवाज़ आई। गड्ढे के अंदर एक पुरअसरार कुव्वत है जो जहन पर असर डालती है। अगर किसी का जहन काफ़ी मजबूत नहीं है तो वो अंदर गिर जाएंगे। जू यी ने दोबारा याद दिलाया, मजीद मत देखो और उड़ना जारी रखो। वांगलिन ने सर हिलाया और अपने जहन पर तवज्जो मरकूज की। जैसे ही वो जू यी के साथ राहदारी में उड़ा, गड्ढे से आने वाली कशिश अचानक ताकतवर या कमजोर हो जाती। नामालूम वक्त के बाद वो तलवार की रोशनी पर जिस पर जू ये था अचानक रुक गई और वांगलिन भी रुक गया। वो पहले ही राहदारी के मशरकी हिस्से में थे और उनके सामने का रास्ता मुकम्मल तौर पर तारीक था। मोहतात रहना, इस गड्ढे के बारे में कुछ अजीब है। जैसे ही जू यी की आवाज़ आई, गड्ढे से अचानक एक पर्पल धुंध निकली और इलाके को घेर लिया। धुंध के अंदर जू यी की आवाज़ थोड़ी धुंधली हो गई थी। वांगलिन की आंखें सर्द हो गई। इस धुंध का नमूदार होना बस बहुत अजीब था। न सिर्फ इस धुंध ने नज़र को रोका, बल्कि इसने डिवाइन सेंस को 30 फीट से कम तक महदूद कर दिया। जब वो इससे ज्यादा फैलाता तो डिवाइन सेंस ऐसे गायब हो जाता जैसे धुंध ने इसे निगल लिया हो। यहाँ तक कि 30 फीट पर भी वो अपने डिवाइन सेंस से जो देख सकता था वो थोड़ा धुंधला था। उसी वक्त गड्ढे से आने वाली कशिश धुंध के नमूदार होने के साथ बढ़ती हुई महसूस हुई। ताहम इस कशिश का खुद धुंध पर कोई असर नहीं था। ये इंतहाई अजीब था। वांगलिन के सामने धुंध में तलवार की रोशनी की एक झलक हुई और फिर जू ये की तलवारी रोशनी उड़कर आई। इसने वांगलिन के गिर्द चक्कर लगाया और जू ये ने एक डिवाइन सेंस का पैगाम भेजा। छोड़ो इसे, ऊपर आओ वांगलिन, और मैं तुम्हें ले चलता हूँ। ये धुंध थोड़ी अजीब है। मुझे डर है कि तुम्हारी ताकत के साथ वहाँ खतरा हो सकता है। वांगलिन ने वक्त जाया नहीं किया और तलवार पर कदम रखा। तलवार से सिलेस्टियल स्पिरिचुअल एनर्जी की एक लहर वांगलिन के पैरों में आई और उसके पूरे जिस्म में बह गई। अपनी एनर्जी को मुस्तहकम करो, अपने जहन पर तवज्जो मरकूज करो और सिलेस्टियल स्पिरिचुअल एनर्जी को निकलने मत दो। जू यी के अल्फाज वांगलिन के जहन में गूंजे। वांगलिन ने फौरन वही किया जो जू यी ने कहा और उसके जिस्म के अंदर मौजूद सिलेस्टियल स्पिरिचुअल एनर्जी अचानक लरज उठी। ये उसके मेरिडियन से निकली और सिलेस्टियल स्पिरिचुअल एनर्जी की एक चमकती हुई स्क्रीन बना ली। न सिर्फ इस रोशनी की स्क्रीन में सिलेस्टियल स्पिरिचुअल एनर्जी थी, बल्कि इसमें स्वर्ड एनर्जी भी शामिल थी। स्क्रीन फैल गई और धुंध अचानक पीछे धकेल दी गई। धुंध में एक सुरंग बन गई जैसे विशाल हाथों के एक जोड़े ने रास्ता खोल दिया हो। जू यी वांगलिन को उठाए हुए रोशनी की एक लकीर में बदल गया और सीधा पर्पल धुंध के दरमियान से उड़ गया। जैसे ही सिलेस्टियल तलवार गुजर रही थी, पर्पल धुंध पीछे हट गई। यहाँ तक कि जब पर्पल धुंध स्क्रीन से पीछे नहीं हटी, सिलेस्टियल तलवार से निकलने वाली ताकतवर स्वर्ड एनर्जी ने पर्पल धुंध को गायब कर दिया। सिलेस्टियल तलवार बहुत तेज थी, इतनी तेज कि वांगलिन ने अपने चेहरे पर ताकतवर हवा को टकराते हुए महसूस किया। पर्पल धुंध पर्पल ड्रैगन्स में बदलती हुई महसूस हुई, जो कुछ सांसों के वक्त में उसकी आंखों के किनारों से गुजर गई। काफी देर बाद सिलेस्टियल तलवार ने अचानक एक मोड़ लिया, ऊपर की ओर झुकी और गोल दायरे में उड़ने लगी। वांगलिन ने अपने जिस्म में सिलेस्टियल स्पिरिचुअल एनर्जी को साइकिल किया ताकि खुद को मुस्तहकम कर सके, ताकि वो सिलेस्टियल तलवार से गिर न जाए। पिछली नस्ल की रेन सेलेस्टियल स्वॉर्ड के स्वॉर्ड स्पिरिट का ऑरा ठीक आ गया है।
वैंगलिन, खुद को मुस्तहकम करो, मैं पूरी रफ्तार से जाने वाला हूँ। जोई के बोलना खत्म करने के बाद उसने वैंगलिन को खुद को तैयार करने के लिए कुछ सेकंड्स दिए। फिर सेलेस्टियल स्वॉर्ड की रफ्तार अचानक तेज हो गई। ये इतनी तेज थी कि इसने आफ्टर इमेजेस बनाना शुरू कर दिए थे। ऐसा लग रहा था जैसे ये टेलीपोर्ट हो रही हो। वैंगलिन सेलेस्टियल स्वॉर्ड पर खड़ा था और उसे लगा जैसे 1 लाख पहाड़ उसके पास से गुजर गए हों। वो अब सांस नहीं ले रहा था और सेलेस्टियल स्पिरिचुअल एनर्जी का एक घूंट रोके हुए था। अगर ये असली टेलीपोर्टेशन होती तो ठीक होता और वैंगलिन को ऐसा महसूस ना होता। ताहम ये टेलीपोर्टेशन नहीं थी, लेकिन उन्होंने टेलीपोर्टेशन के बराबर रफ्तार हासिल कर ली थी। सेलेस्टियल स्क्रीन मुड़ गई और बिगड़ गई, यहाँ तक कि ये वैंगलिन के जिस्म से चिपक गई। सेलेस्टियल स्वॉर्ड एक नाकाबिले तसव्वुर रफ्तार तक पहुंच गई। वैंगलिन यहाँ तक देख सकता था कि उसके आसपास की धुंध धुंध के समंदर में बदल गई थी। ये एक वहम था जो इस हकीकत की वजह से था कि वो बहुत तेज जा रहे थे। वो एहसास जो उसे सिर्फ तब हुआ था जब उसने सैकड़ों साल पहले कल्टीवेशन वर्ल्ड में कदम रखा था, एक बार फिर नमूदार हुआ। इसने उसे काफी उदास कर दिया। ये असली सेलेस्टियल स्वॉर्ड और स्वॉर्ड स्पिरिट है। अगरचे मेरी सेलेस्टियल स्वॉर्ड में ये ताकत है, लेकिन स्वॉर्ड स्पिरिट इतना ताकतवर नहीं है कि इसकी पूरी ताकत इस्तेमाल कर सके। अगरचे ज़ियोलीगू की फितरत बागी है, लेकिन ये शैतान कमज़ोरों को सताना पसंद करता है और ताकतवरों से डरता है। ये शैतान मुझसे बच नहीं पाएगा। ठीक इसी लम्हे पर्पल धुंध उबलने लगी और फैलना शुरू हो गई। फिर बेपाया गड्ढे से जहां से धुंध आई थी, अचानक एक ताकतवर कशिश की कुव्वत आई। ताकतवर कशिश की कुव्वत बहुत अचानक आई। वो धुंध जो पहले इस कशिश की कुव्वत से मुतासिर नहीं हो रही थी, वो भी तेजी से गहरे गड्ढे में खिंचने लगी। गड्ढे से कशिश की कुव्वत मजबूत से मजबूत तर होती गई, जिसकी वजह से धुंध तेजी से गड्ढे में खिंची चली गई। उसी वक्त दीवारों के साथ मौजूद कुछ बारीक बजरी भी अंदर खिंच ली गईं। इस लम्हे फासले पर रहदारी में दीवार में धसी हुई एक बड़ी तलवार थी। ये कांपने लगी और दीवार से थोड़ा थोड़ा बाहर निकलने लगी। आखिरकार एक धमाके के साथ ये दीवार से बाहर निकल आई और कशिश की कुव्वत की वजह से सीधी गड्ढे की तरफ गई। इस लम्हे वो तलवार जिसमें ज़ियोयी था, पास से गुजरी। वैंगलिन ने उस जानी पहचानी बड़ी सुनहरी तलवार को पहचान गया जो गहरे गड्ढे की तरफ जा रही थी। ज़ियोयी ने मुड़ने में हिचकिचाहट नहीं की और गहरे गड्ढे की तरफ बड़ी तलवार के पीछे मुड़ा। गहरे गड्ढे के अंदर और बाहर कशिश की कुव्वतें इंतहाई मुख्तलिफ थीं। अब जबकि ज़ियोयी गड्ढे में उड़ा और इसकी तरफ उड़ रहा था, उसकी रफ्तार बिजली से भी तेज थी। पलक झपकने में उन्होंने बड़ी सुनहरी तलवार को पकड़ लिया। वैंगलिन ने सेलेस्टियल स्वॉर्ड पर होते हुए फैसलाकुन इजहार किया और फौरन बड़ी तलवार को पकड़ लिया। ताहम गहरे गड्ढे की कशिश की कुव्वत पहले ही बड़ी तलवार के गिर्द लिपट चुकी थी। अब जबकि वैंगलिन ने तलवार पकड़ ली थी, ये गहरे गड्ढे से खजाना चुराने और कशिश की कुव्वत के खिलाफ लड़ने के बराबर था। जिस लम्हे उसने इसे पकड़ा, अचानक एक ताकतवर खींचातानी हुई। वैंगलिन का जिस्म एक लम्हे के लिए गैर मुस्तहकम हो गया और वो सेलेस्टियल स्वॉन से तकरीबन गिरने वाला था। बुहरान के इस लम्हे में वैंगलिन ने एक गहरी सांस ली और अंडरवर्ल्ड रिवर अचानक उसके गिर्द नमूदार हुआ। वैंगलिन के कंट्रोल में अंडरवर्ल्ड रिवर उसके गिर्द शिद्दत से घूमने लगा, उसे मरकज बनाते हुए एक वोटेक्स बनाया। वैंगलिन पर कशिश कमजोर हो गई और फिर उसने फौरन तलवार को खींचा। बड़ी तलवार गड्ढे में गिरना बंद हो गई और आहिस्ता आहिस्ता वापस खींची गई। ज़ियोयी की तरफ से एक दहाड़ आई और दहाड़ में ऐसा लग रहा था जैसे कोई स्वॉर्ड स्पिरिट स्पेल शामिल हो। तलवार ने रोशनी की एक झलक छोड़ी और ज़ियोयी ने अचानक वैंगलिन को गड्ढे के दहाने की तरफ खींचा। वैंगलिन को ऐसा लगा जैसे उसका जिस्म फटने वाला है। उसके दाएं हाथ में मौजूद बड़ी तलवार का वजन लामहदूद लग रहा था। वो सेलेस्टियल स्वॉर्ड पर खड़ा था और उसके चेहरे की रगें फूल गई थीं। जैसे ही ज़ियोयी ऊपर बढ़ा, बड़ी तलवार भी आहिस्ता आहिस्ता ऊपर खींची गई। वैंगलिन की आंखों में अज़्म से भरी हुई थीं। इस लम्हे उसे छोड़ना नहीं चाहिए था। उसे डर था कि अगर उसने छोड़ दिया तो ये तलवार दोबारा कभी दिन की रोशनी नहीं देख सकेगी। जब ज़ियोयी ऊपर गया, वैंगलिन के हाथ में पकड़ी बड़ी तलवार भी आहिस्ता आहिस्ता ऊपर उड़ी। तलवार पर लगा सोना सब गिर चुका था, जो एक मुकम्मल तौर पर काली तलवार जाहिर कर रहा था। तलवार की मूठ पर मौजूद बाकी जवाहरात सब टूटकर गहरे गड्ढे में खिंच गए थे। ज़ियोयी ने एक दहाड़ मारी, सेलेस्टियल स्वॉर्ड की ताकत को बढ़ाया और बड़ी तलवार को कई दर्जन फीट मजीद ऊपर खींचा गया। वैंगलिन ने मजीद सेलेस्टियल एनर्जी इस्तेमाल की और अंडरवर्ल्ड रिवर को और भी तेजी से घुमाया। इसने मुसलसल कशिश की कुव्वत को कमजोर किया। आखिरकार ज़ियोयी वैंगलिन के साथ गहरे गड्ढे से बाहर निकल आया। जिस लम्हे वो बाहर निकले, वैंगलिन ने एक दहाड़ मारी। बड़ी तलवार बाहर निकली और वैंगलिन के हाथ में आ गिरी। बड़ी तलवार पर एक हल्का सा लफ्ज खुदा हुआ था, वेल्थ। वेल्थ को पकड़ते हुए वैंगलिन के जहन में माजी की बहुत सी यादें चमकीं। उसने एक गहरी सांस ली और इससे पहले कि उसके पास देखने का वक्त होता, ज़ियोयी तेजी से उसे करीबी रहदारी में खींच ले गया।
ज़ियू यी की रफ्तार बहुत तेज थी जब वो रहदारी से गुजर रहा था। वैंगलिन ने ज़ियू यी को एक डिवाइन सेंस का पैगाम भेजा जो उसे टाइड एबिस में वाहिद एग्जिट की तरफ ले गया, फायर डीमन कंट्री में मौजूद एग्जिट। वैंगलिन ने वेल्थ को अपने हाथ में पकड़ा और इसे अपने बैग ऑफ होल्डिंग में रखने से पहले गौर से देखा। पहले की उस नज़र ने उसे तलवार के बारे में कुछ सुराग देखने की इजाज़त दी थी। अगर उसकी कल्टीवेशन काफ़ी ना होती तो वो कुछ न देख सकता था, लेकिन अब जबकि उसकी कल्टीवेशन असेंडेंट स्टेज तक पहुंच चुकी थी, बात मुख्तलिफ थी। ताहम अभी मुतालिया करने का वक्त नहीं था, इसलिए उसने इसे अपने बैग ऑफ होल्डिंग के अंदर रख दिया। वैंगलिन टाइड एबिस छोड़ने के बाद एहतियात से इसका मुतालिया करने के लिए तैयार था। टाइड एबिस का सफर मुकम्मल हो गया है। बदकिस्मती से मुझे कोई अंदाजा नहीं कि वो पुरस्कार टोकन कहाँ है, वैंगलिन सोचने लगा। वैंगलिन के बैग ऑफ होल्डिंग के अंदर मस्कीटो बीस्ट ने अपनी आंखें खोली और शक की झलक दिखाई। आमतौर पर जब वो बैग ऑफ होल्डिंग के अंदर होता, जब तक कि वो कोई हैरानकुन स्पेल ना इस्तेमाल करे, उसे बाहर की चीजें महसूस नहीं होनी चाहिए थीं। ताहम इस लम्हे उसे लगा कि बहुत से औराज हैं जो उसे बहुत जाना पहचाना एहसास दे रहे हैं। थोड़ा हिचकिचाने के बाद मस्कीटो अभी भी इसे समझ नहीं पाया। उसने अभी तक सोए हुए थंडर टोड को देखा, थंडर टोड की पीठ पर लेट गया और अपनी आंखें बंद कर लीं। ज़ियू यी की रफ्तार के साथ वो फायर डीमन कंट्री के एग्जिट के करीब से करीबतर होते चले गए। उसी वक्त वो धुंध और ग्रीड और उनके ग्रुप को घेरे हुए मच्छरों की बड़ी तादाद के करीब से करीबतर होते चले गए। डीमन स्पिरिट लैंड में जुनूब से एक बादल उड़कर करीब आ रहा था। ये बादल सेलेस्टियल स्पिरिचुअल एनर्जी से भरा हुआ था, जैसे ये सेलेस्टियल रेल्म की कोई चीज हो। इसने रोशनी की झलकियां छोड़ी और जैसे ही ये आसमान में उड़ा, इसने आसमान को रंगों से भर दिया। इस मुबारक बादल पर दो लोग खड़े थे, एक मर्द और एक औरत। मर्द सीधी हालत में था, नीला लिबास पहने हुए था, जिस पर आसमानी बादल कढ़े हुए थे और बादल लहरें भी छोड़ रहे थे। उसके लंबे बाल उसके पीछे बह रहे थे, जो एक खूबसूरत चेहरा जाहिर कर रहे थे। वो हवा का सामना कर रहा था और उसके हाथ में सब्ज जेड की बांसुरी थी। उसके कपड़ों के हवा में लहराने के साथ वो एक सेलेस्टियल जैसा लग रहा था। उसके पीछे औरत ने एक हल्के पर्पल रंग का लिबास पहना हुआ था, जिस पर छोटे गुलाबी फूल कढ़े हुए थे। उसके बाल ढीले बंधे एक जोड़े में थे, जिसके अंदर एक हल्के पर्पल रंग का हेयर पिन था। अगरचे ये सादा लग रहा था, लेकिन इसने अपनी नफासत नहीं खोई थी। उसने हल्का सा मेकअप किया हुआ था और उसके होंठ किसी सिनबार के इस्तेमाल के बगैर सुर्ख थे। ये कहा जा सकता था कि उसका जिस्म नर्म था और उसका ऑरा खुशबूदार था। औरत की आंखें कभी कभार उसके पास मौजूद मर्द को देखतीं और उसकी आंखों में नरमी थी। ये वाज़ेह था कि ये दोनों एक कल्टीवेशन कपल थे। अगरचे आम कल्टीवेटर्स बादलों और धुंध की सवारी कर सकते थे, लेकिन वो पानी के बुखारात से बने आम सफ़ेद बादल और धुंध होते थे। इस किस्म के स्पेल्स को कम मयार का समझा जाता था। न सिर्फ ये तरीका तेज नहीं था, बल्कि इसमें कोई खास बात नहीं थी। ये सिर्फ कुछ लोगों की तरफ से मॉर्टल्स को बेवकूफ़ बनाने के लिए, सिलेस्टियल्स का ढोंग रचाने के लिए इस्तेमाल किया जाता था। ताहम ये कल्टिवेशन का जोड़ा मुख्तलिफ था। ये बादल नाइन्थ हेवन क्लाउड से रिफाइन किया गया था। यहाँ तक कि सेलेस्टियल रेल्म के टूटने से पहले भी ये इंतहाई नादिर था। इस बादल की ताकत इस हकीकत में पोशीदा थी कि इसमें फितरती तौर पर सेलेस्टियल लाइटनिंग शामिल थी, इसलिए इसकी ताकत को कम नहीं समझा जा सकता था। कल्टीवेटर्स की पुरानी नस्ल बादल को देखने के बाद फौरन इन दोनों को पहचान लेगी। वजह ये थी कि ब्लड एंसेस्टर लिंग तियान हो और ऑल सीयर के जैसे रेल्म वाले लोग ही ऐसे बादल पर सवारी कर सकते थे। सेलेस्टियल क्लाउड कल्टीवेशन कपल, वो कल्टीवेशन कपल जो उस वक्त लिंग तियान हो और ऑल सीयर के साथ डीमन स्पिरिट लैंड आए थे। उन्होंने केव्स में से एक पर कब्जा किया था और दसों हजार सालों से नहीं निकले थे। वैंग वेई, हु जान, इन दोनों लोगों की कल्टीवेशन पहले ही ऑलसियर और कंपनी का मुकाबला कर सकती थी। इस हकीकत को शामिल करते हुए कि ये दोनों मिलकर काम करने में अच्छे थे, यहाँ तक कि ऑलसियर भी इनसे इंतहाई मोहतात रहते थे। जिस चीज़ से ऑलसियर और भी ज्यादा खौफजदा थे, वो इन दोनों लोगों की असल थी। इन दोनों लोगों की शनाख्त इंतहाई पुरस्रार थी, यहाँ तक कि ऑलसियर भी इनके बारे में कुछ नहीं ढूंढ सका था। उसे सिर्फ धुंधला सा पता था कि ये दोनों लोग उससे भी ज्यादा अरसे से कल्टीवेशन कर रहे थे। खुशकिस्मती से इन दोनों की फितरत बहुत पुरअमन थी और वो ताकत के लिए लड़ना पसंद नहीं करते थे। जब तक कोई उन्हें उकसाता नहीं, कोई मसला नहीं होता था। अगर छोटा बूढ़ा आदमी इन दोनों लोगों को देखता तो वो यकीनन फौरन उन्हें पहचान लेता और अपने दांत पीसता। ये दोनों वही लोग थे जिन्होंने उस वक्त उससे बैग ऑफ होल्डिंग चुराया था। वो दोनों बादल पर सवार हुए और सीधा फायर डीमन कंट्री की तरफ उड़ गए। जिस लम्हे बादल फायर डीमन कंट्री में दाखिल हुआ, बैलू जो स्काई डीमन कंट्री के दारुल हुकूमत के नीचे था, ने अचानक अपनी आंखें खोलीं।
उसकी आंखों से एक बहुत तेज सुनहरी रोशनी निकली, लेकिन वो रोशनी जल्द ही गायब हो गई। उन्होंने वाकई केव छोड़ दिया। ऐसा लगता है कि मुझे दूसरे एंशिएंट डीमन सोल्स को निगलने की रफ्तार बढ़ानी होगी। बैलू की आंखों में खौफ का एक बहुत अच्छी तरह छुपा हुआ एहसास था। जैसे ही सेलेस्टियल क्लाउड सीधा फायर डीमन कंट्री में उड़ा, आसमान में मौजूद सभी बादल रास्ते से हटने पर मजबूर हो गए। यहाँ तक कि शहरों में मौजूद डीमन जनरल्स और सोल्जर्स भी हिल गए। उन्होंने चेक करने के लिए उड़कर बाहर आने की बिल्कुल हिम्मत नहीं की। थोड़ी देर बाद सेलेस्टियल क्लाउड टाइड एबिस के एग्जिट पर रुका। बादल आहिस्ता आहिस्ता गायब हो गया और दोनों नीचे उतरे। आदमी की आंखें दिलचस्पी से भरी हुई थीं जब वो अपने पास मौजूद औरत की तरफ देखकर मुस्कुराया। दिलचस्प, जुआनर, यहाँ कुछ रेस्ट्रिक्शंस हैं। ये रेस्ट्रिक्शंस काफी होशियार हैं। औरत की आंखें खुशी से भरी हुई थीं जब उसने एक पुरवकार आवाज में कहा, ऐसी बहुत सी रेस्ट्रिक्शंस नहीं हैं जो आपकी दिलचस्पी जगा सकें। रेनिगेड इमॉर्टल, चैप्टर 642। हेलो, वेलकम बैक टू माय चैनल बुक्स विद एआर। हवा के नर्म झोंके ने जमीन पर मौजूद घास को हल्का सा हिला दिया। मर्द और औरत के कपड़े भी हवा के साथ लहरा रहे थे। आदमी ने जमीन की तरफ देखा और उसकी आंखों में तारीफ की झलक थी और वो मुस्कुराया। इन रिस्ट्रिक्शंस में कदीम रिस्ट्रिक्शन टेक्निक्स शामिल है। इसमें सेलेस्टियल रिस्ट्रिक्शंस का भी थोड़ा सा असर है। आसान नहीं है। उसके पास खड़ी औरत ने अपने कान के पास अपने बालों से खेला। उसने जमीन पर देखा और नरमी से सर हिलाया। कदीम रिस्ट्रिक्शन टेक्निक्स बहुत महारत वाली हैं, लेकिन सेलेस्टियल रिस्ट्रिक्शंस थोड़ी खुरदरी हैं। ऐसा लगता है जैसे इस शख्स ने अभी-अभी सेलेस्टियल रिस्ट्रिक्शंस सीखी हैं। आदमी ने इत्तेफाक में सर हिलाया और कहा, ये जरूर कोई ऐसा कल्टीवेटर होगा जिसके पास कदीम कल्टीवेटर्स की विरासत है। ये शख्स कदीम रिस्ट्रिक्शंस में इतना माहिर है कि उसने कम से कम 10,000 साल तक कल्टीवेशन की होगी। औरत ने अपना सर हिलाया और नरमी से कहा, ये सच नहीं भी हो सकता। तुम उस शख्स से ज़ाती तौर पर नहीं मिले जिसने ये रिस्ट्रिक्शंस लगाई हैं। आदमी हंसा और कहा, जुआनेर, क्या तुम अपने शौहर का इम्तिहान लेने की कोशिश कर रही हो? कैसा रहेगा अगर तुम और मैं एक शर्त लगाएं? अगर वो शख्स जिसने रिस्ट्रिक्शंस लगाई हैं उसने 10,000 साल तक कल्टीवेशन नहीं की है, तो मेरी हार होगी। कैसा रहेगा? औरत मुस्कुराई और आदमी को नरमी भरी नजरों से देखा। उसने कहा, इतनी छोटी सी रिस्ट्रिक्शन क्लाउड सेलेस्टियल वैंगवे की तवज्जो हासिल कैसे कर सकती है, जो तमाम सेलेस्टियल रिस्ट्रिक्शंस के आर पार मीखने का दावा करता है? आदमी मुस्कुराया और अपना सर हिलाया। तुम बात टाल रही हो। मुझे यकीन नहीं आता कि तुमने पहले ही इन रिस्ट्रिक्शंस को नहीं समझ लिया। अगरचे रिस्ट्रिक्शंस खुरदरी हैं, लेकिन उनके पीछे बहुत सोच विचार किया गया था और वो इंतहाई होशियाराना है। इन रिस्ट्रिक्शंस को देखो। अगर हम दोनों के अलावा कोई और होता और वो जरा सा भी लापरवाह होते, तो वो इन रिस्ट्रिक्शंस को नोटिस नहीं कर पाते। ये रिस्ट्रिक्शंस मारने के लिए नहीं बनाई गई थीं, इसीलिए ये कोई किलिंग इंटेंट नहीं छोड़ती हैं। ताहम ये डिवाइन सेंस के जरिए जुड़ी हुई हैं। इसीलिए अगर कोई इस इलाके में दाखिल होता, तो रिस्ट्रिक्शंस लगाने वाले शख्स को फौरन इनका पता चल जाता। ये अहम बात नहीं है। अगर सिर्फ यही होता, तो इसने मेरी दिलचस्पी नहीं ली होती। वहां देखो, आदमी ने कुछ घास की तरफ इशारा किया। हवा चली और घास हवा के साथ हिली। वहां कुछ भी गैर मामूली नहीं लग रहा था। आदमी की आंखों ने एक पुरस्रार रोशनी जाहिर की और उसने कहा, अगर मैं गलत नहीं हूं, तो यहाँ सिर्फ एक रिस्ट्रिक्शन नहीं है। इसके बजाय यहाँ रिस्ट्रिक्शंस का एक सिलसिला है जो आपस में जुड़ा हुआ है। जब तक कि वो सब एक साथ न तोड़ दिए जाएं, रिस्ट्रिक्शंस लगाने वाले शख्स को तब भी पता चल जाएगा कि किसी ने रिस्ट्रिक्शन को छुआ है। बात करते हुए उसका दायां हाथ आगे बढ़ा। एक के अलावा तमाम घास नीचे दब गई और वो एक अभी भी हवा के साथ हिल रही थी। हवा में रिस्ट्रिक्शंस लगाना एक निचले दर्जे का तरीका समझा जाता है। इसे किसी चीज के अंदर रखना सिर्फ दरमियाने दर्जे का तरीका समझा जाता है। ताहम इस घास को देखो। जुआनर, गौर से देखो। क्या तुम देख सकती हो कि इस घास में क्या मुख्तलिफ है? औरत काफी हैरान थी। वो वैंग वेई को बहुत अच्छी तरह जानती थी। अगरचे वो आरामदेह मिजाज का था, लेकिन जब उसे रिस्ट्रिक्शंस का सामना होता, तो वो एक मुख्तलिफ शख्स बन जाता था। ताहम इसकी वजह से आम रिस्ट्रिक्शंस के लिए उसकी तवज्जो हासिल करना नामुमकिन था। इस वक्त उसकी आंखों में जो रोशनी थी, वो एक नादिर मंजर था। औरत ने गौर से देखा और फिर हैरान ज़दा एक्सप्रेशन जाहिर किया। उसने नरमी से कहा, ये घास सच्चाई के अंदर झूठ छुपाती है। वैंग वेई की आंखों में खुशी की झलक दिखाई दी और उसने अपना दायां हाथ हिलाया।
घास का तिनका जड़ से उखड़ गया और उसके हाथ में आ गिरा। उसने सर हिलाया। हाँ, ये घास का तिनका असली है, लेकिन इसके अंदर का माया जाली है। बात करते हुए उसने घास के तिनके को अपनी 2 उंगलियों से रगड़ा। घास के तिनके के गिर्द अचानक सफेद गैस की एक लकीर नमूदार हुई। जैसे ही सफेद गैस ने घास के तिनके का चक्कर लगाया, अंदर का माया तेजी से बाहर निकल आया। जैसे ही माया बाहर आया, घास अब सब्ज नहीं रही, बल्कि आहिस्ता आहिस्ता पीली पड़ गई। जल्द ही क्रिस्टल की तरह शफ्फाफ नीले माए का एक कतरा आदमी की हथेली के ऊपर नमूदार हुआ। नीले माए का ये कतरा क्रिस्टल की तरह शफ्फाफ था। इसके अंदर की रिस्ट्रिक्शंस एक के बाद एक चमकीं। अंदर मौजूद लातादाद रिस्ट्रिक्शंस की वजह से ये बहुत घना था। आदमी ने एक बार फिर तारीफ का इजहार किया। उसने अपनी हथेली के ऊपर मौजूद माए को देखा और सरगोशी की। यहाँ 1000 से ज्यादा रिस्ट्रिक्शंस हैं और वो मुकम्मल तौर पर आपस में जुड़ी हुई हैं। सख्ती की मजबूती की वजह से रिस्ट्रिक्शंस माए की शक्ल इख्तियार कर सकती हैं। हालांकि ये रिस्ट्रिक्शंस बहुत आम हैं, लेकिन रिस्ट्रिक्शन जितनी आम होगी, उन्हें इस तरह मुकम्मल तौर पर जोड़ना उतना ही मुश्किल होगा। यही वजह है कि सिर्फ वही शख्स जिसने 10,000 साल से ज्यादा कल्टीवेशन की हो, इस किस्म की रिस्ट्रिक्शन बना सकता है। सिर्फ वही कल्टीवेटर जिसने जिंदगी में मुख्तलिफ तब्दीलियों का तजर्बा किया हो, जिसने लातादाद जिंदगी और मौत के मनाजिर देखे हों और जिसने अपना दाव ढूंढ लिया हो, वो इस किस्म की रिस्ट्रिक्शन बनाने की मक्कारी रखता है। अगर ये 10,000 साल का वक्त न होता, तो कोई जिंदगी की सभी तब्दीलियों का तजर्बा कैसे कर सकता था? कोई जिंदगी और मौत के आर पार कैसे देख सकता था? कोई इतनी नफीस साजिश कैसे तैयार कर सकता था? रिस्ट्रिक्शंस बनाने का सलाहियत से ज्यादा ताल्लुक नहीं है। इसका ताल्लुक ज़हनियत और मक्कारी करने की सलाहियत से कहीं ज्यादा है। वैंग वेई की आंखों में याद माजी की झलक दिखाई दी। औरत की आंखें नरमी से भरी हुई थीं। वो आदमी के पास खड़ी हुई और कहा, ज्यादा मत सोचो। क्या तुम मेरे साथ शर्त नहीं लगाना चाहते थे? मैं शर्त लगाती हूँ कि जिस शख्स ने ये रिस्ट्रिक्शंस लगाई हैं, उसने 10,000 साल तक कल्टीवेशन नहीं की है। आदमी मुस्कुराया और उसकी आंखों में याद माजी गायब हो गई। उसने बामानी अंदाज में औरत को देखा और मुस्कुराया। ठीक है, हम ग्रीड के नमूबार होने का इंतजार करते हुए नतीजा देखने के लिए यहीं इंतजार करेंगे। औरत मुस्कुराई। पता नहीं वो ग्रीड हमें देखकर क्या करेगा। क्या वो मुजाहमत करेगा या फरमानबरदारी से टोकन हवाले कर देगा? वो मुजाहमत करने की जुर्रत नहीं करेगा। आदमी मुस्कुराया। उसका लहजा गुस्से की किसी भी निशान के बगैर बहुत पुरसुकून था। जिस लम्हे ग्रीड डीमन सेलेस्टियल लैंड में दाखिल हुआ, क्लाउड सेलेस्टियल कपल पहले ही उससे बाखबर थे। आखिरकार इन दोनों ने यहाँ 10,000 साल गुजारे थे। उन्होंने यहाँ मौजूद जाली केव्स में से एक पर मुकम्मल तहकीक की थी और जो खजाने उन्होंने हासिल किए थे वो लातादाद थे। रिस्ट्रिक्शंस में माहिर होने के अलावा वैंग वेई पिशीन गोई में भी अच्छा था। अगरचे ऑल सियर जितना अच्छा नहीं, लेकिन ग्रीड का मकाम और दूसरी तब्दीलियों का हिसाब लगाना मुमकिन था। जहां तक टोकन का ताल्लुक है, इन दोनों ने इसके मकाम का भी हिसाब लगा लिया था। ताहम ये टोकन इंतहाई अजीब था और इसे हासिल करने के लिए इन दोनों को किसी खास वक्त पर ऐसा करना होगा। यही वजह थी कि उन्होंने पहले कुछ नहीं किया था और अब फायर डीमन कंट्री के एग्जिट पर इंतजार कर रहे थे। अभी के लिए इन दोनों को भूल जाते हैं। टाइड एबिस के अंदर वैंगलिन जूई की सेलेस्टियल स्वॉर्ड पर सवार था जब वो सीधा एग्जिट की तरफ बिजली के झटके की तरह बढ़ रहे थे। जूई की रफ्तार इंतहाई तेज थी। कई दिनों के बाद उन्होंने कॉरिडोर्स से गुजरकर फायर डीमन कंट्री के नीचे शिगाफ तक का सफर तय किया। अब उन्हें टाइड एबिस से निकलने के लिए बस वहां से उड़कर बाहर जाना था। फायर डीमन कंट्री का एग्जिट वाहिद जगह थी जहां ऊपर जाते हुए कोई मुजाहमत नहीं थी। इसके बजाय नीचे जाते हुए मुजाहमत होगी। यहाँ ऐसा लगता था कि किसी की रफ्तार को एक कुव्वत के जरिए लामहदूद धकेला जा रहा है, जिससे वो और भी तेज हो सकते हैं। फायर डीमन कंट्री की तरफ दरार के अंदर उड़ते हुए वैंगलिन की आंखें बहुत पुरसुकून थीं। वो फ्लाइंग स्वॉर्ड पर खड़ा था, सीधा ऊपर जा रहा था और उसके आसपास सब कुछ धुबला सा हो गया लग रहा था। ठीक इसी लम्हे उसके नीचे सेलेस्टियल स्वॉर्ड अचानक धीमी हो गई। तलवार रुकने से पहले कई बार घूमी और जूई ने एक डिवाइन सेंस का पैगाम भेजा। वैंगलिन, कुछ गड़बड़ है। मैं अपने सामने चेक करने के लिए अपना स्वॉर्ड डिवाइन सेंस इस्तेमाल कर रहा था और पाया कि आगे पर्पल धुंध है। ऐसा लगता है कि वहाँ कुछ कल्टीवेटर्स फंसे हुए हैं। लेकिन अजीब बात यह है कि मेरा स्वॉर्ड डिवाइन सेंस इस पर्पल धुंध को चीर नहीं सकता।
फंसे हुए कल्टीवेटर्स। रास्ते में वैंगलिन ने मुरुंगो जुओ और दोनों औरतों को नहीं देखा था। वैंगलिन की आंखें तंग हो गईं और उसने सोचा कि क्या ये वही तीनों हैं। जिस लम्हे वैंगलिन और जूई रुके, मच्छरों का घना झुंड पर्पल धुंध की दूसरी तरफ फैल गया। उनकी गहरी सुर्ख आंखों ने वहशत से पर्पल धुंध को घूरा। मॉस्कीटो बीस्ट्स पहले ही खौफनाक लग रहे थे और उनकी वहशी नजरों को शामिल करने पर वो और भी ज्यादा डरावने लग रहे थे। उन्होंने अपने पर फड़फड़ाए और एक भिन-भिनाहट की आवाज छोड़ी जो इलाके में गूंज उठी। ताहम एग्जिट की तरफ ऊपर को धकेलने वाले पुरअसरार दबाव की वजह से आवाज ज्यादा दूर तक नहीं गई। ये मॉस्कीटो बीस्ट्स बहुत बड़े थे, लेकिन उनके पेट सपाट थे। वो वाज़ेह तौर पर लंबे अरसे से भूखे थे। ताहम उनके लंबे मुंह एक सर्द रोशनी दे रहे थे, जैसे वो तेज तलवारें हों। ये सब काले नहीं थे, इनमें से कुछ सुरमई थे। उनके जिस्मों पर बाल कांटों की तरह थे, इसने उन्हें बहुत खौफनाक बना दिया था। उन्होंने पर्पल धुंध को घेर लिया, लेकिन इसकी गहराई में दाखिल नहीं हुए। वो पर्पल धुंध के गिर्द चक्कर लगाते रहे और उन्होंने जो पुरअसरार दबाव डाला था वो और भी मजबूत हो गया। दीवार पर कुछ कपड़े के टुकड़े और सूखे खून के निशान थे। वहां एक बड़ी तलवार भी थी जो मुकम्मल तौर पर धुंधली पड़ चुकी थी। घने मच्छरों के झुंड के अंदर कभी कभी उनके मुंह टकराते और चिंगारियां उड़ती। इसने मच्छरों को और भी ज्यादा ऊंचा भिनभिनाने पर मजबूर कर दिया, जैसे वो एक दूसरे को मारने वाले हों। हर बार जब इस किस्म की सूरत हाल होती, मच्छरों के झुंड की गहराइयों से एक बुलंद भिन-भिनाहट आती। जब ये आवाज नमूदार होती तो एक दूसरे को कत्ल करने की लहर फौरन दब जाती। ताहम यहाँ बहुत देर तक रहने की वजह से मच्छरों की वहशी फितरत को दबाना मजीद मुश्किल होता जा रहा था। इस लम्हे दो मच्छरों के मुंह छुए और दोनों ने फौरन चीखें मारी और एक दूसरे को कत्ल करना शुरू कर दिया। मच्छरों के झुंड की गहराइयों से एक तेज चीख आई। लड़ते हुए दोनों मच्छर फौरन एक लम्हे के लिए रुक गए, लेकिन उनकी वहशी फितरत हावी हो गई। उन्होंने दहाड़ को नजरअंदाज किया और लड़ना जारी रखा। तेज चीख एक बार फिर आई और इस बार मच्छरों का झुंड बिखर गया, एक रास्ता बनाते हुए। इस बार तकरीबन 100 फीट लंबा एक मच्छर, जिसमें पर्पल की हल्की सी झलक थी, आहिस्ता आहिस्ता उड़कर बाहर आया। अगरचे इस मॉस्कीटो बीस्ट पर पर्पल रंग था, लेकिन ये बहुत हल्का था। इस मॉस्कीटो बीस्ट के सर में 7 सुइयां चुभी हुई थीं। सुइयां रोशनी के झोंके छोड़ती थीं और मच्छर की आंखें कभी-कभी दर्द की झलक जाहिर करती थीं। इसके नमूदार होने से फौरन लड़ते हुए दोनों मच्छर रुक गए। दोनों की आंखें वहशत से भरी हुई थीं। अपने जिस्म पर कुछ पर्पल रंग रखने वाले मच्छर ने एक चीख मारी। ऐसा लगता है कि इस चीख में किसी किस्म का स्पेल शामिल है और इसने तमाम मच्छरों को फौरन कांपने पर मजबूर कर दिया। इस तब्दीली का फायदा उठाते हुए पर्पल मच्छर ने अपने पर हिलाए और बिजली की तरह हिला। वो फौरन दोनों मच्छरों के पास पहुंचा। फिर उसके विशाल मुंह ने दोनों पर वार किया। सांस खींचने के बाद दोनों मच्छर इतने मुरझा गए कि दो मुरझाए हुए जिस्म हवा से गिर पड़े। पर्पल मच्छर मुड़ा और उसने सर्द महरी से आसपास के मच्छरों को देखा। बाकी मच्छरों ने फौरन फरमान बरदारी की भिनभिनाहट निकाली और मजीद एक दूसरे से लड़ने की जुर्रत नहीं की। पर्पल मच्छर मुड़ा और आहिस्ता आहिस्ता झुंड के दरमियान वापस चला गया। पर्पल मच्छर के जिस्म ने उम्र रसीदगी का एहसास दिया। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको ये पसंद आई है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। अगली वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज।